लेकिन सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। करीब 18 साल, जी हां, पूरे 18 साल बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच वो ट्रेड डील आखिरकार फाइनल हो गई जो लंबे वक्त से फाइलों, मीटिंग्स और मतभेदों में अटकी हुई थी। और अब अचानक ऐसे वक्त में सामने आई है ये डील जब पूरी दुनिया का ट्रेड ऑर्डर उथल पुथल में है। अमेरिका चीन टकराव, सप्लाई चेन की अनिश्चितताएं और ग्रीन इकोनॉमी की रेस के बीच इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को गेम चेंजर माना जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EU FTA पर कहा कि EU डील दुनिया का 25% ग्लोबल ट्रेड को कवर करता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये 8वीं डील है। अब सवाल उठता है, जो डील 2007 से लटकी हुई थी वो अब अचानक से क्यों फाइनल हुई, कैसे फाइनल हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और अब इस पूरी डील के बाद दोनों पक्षों के खाते में क्या क्या आने वाले हैं। और उससे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत ने अमेरिका के ट्रंप टैरिफ की काट खोज ली है, ये बड़ा सवाल आज चर्चा का विषय। मेरे साथ होंगे खास मेहमान, पहले ये रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेड के मंच पर भारत और यूरोप ने हाथ क्या मिलाया, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका कोने में खड़ा हाथ मलता रह गया। इंडिया EU फ्री ट्रेड डील का फाइनल होना सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि बदलते हुए ग्लोबल पावर बैलेंस की बड़ी तस्वीर है, जहां भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि नए ट्रेड ऑर्डर का आर्किटेक्ट बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेन की मौजूदगी में ऐलान हुआ ये समझौता उस दौर में आया है जब अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी ट्रंप के टैरिफ हथौड़े के नीचे अस्थिर और अनिश्चित है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। करीब 25% ग्लोबल GDP और दुनिया के लगभग 1/3 ट्रेड को कवर करने वाला ये समझौता भारत को टेक्सटाइल, लेदर और मरीन प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है, जबकि बदले में भारत ने कारों, वाइन और स्पिरिट्स जैसे चुनिंदा सेक्टर्स में टैरिफ कट का रास्ता खोला है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस डील से दोनों पक्षों को क्या फायदा होने वाला है। तो इस डील से यूरोप की कंपनियों को हर साल लगभग 4 बिलियन यूरो यानी करीब 36,000 करोड़ टैक्स बचेंगे और भारत में उनका सामान सस्ता और ज्यादा बिकेगा। इसके साथ ही यूरोप को भारत का अब तक का सबसे बड़ा मार्केट एक्सेस मिला है। गाड़ियां, शराब, केमिकल, मशीनरी, फूड सब पर भारी टैक्स कटेगा, जिससे उनका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। दूसरी तरफ भारत में निवेश, नई फैक्ट्रियां और नौकरियां बढ़ेंगी और टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में 500 मिलियन यूरो की मदद मिलेगी। इसके अलावा भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी यूरोप में आसान एंट्री मिलेगी, कम रुकावटें और ज्यादा बिजनेस के मौके मिलेंगे। खासकर MSME और सर्विस सेक्टर को फायदा होगा। लेकिन असली कहानी टैरिफ से आगे की है। ये डील बताती है कि दुनिया भरोसेमंद पार्टनर तलाश रही है। भारत उस भरोसे पर खरा उतरता दिख रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ फर्स्ट नीति ने जहां सहयोगियों को डराया और दूर किया, वहीं भारत ने चुपचाप बातचीत, स्थिरता और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर दांव लगाया। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर टैरिफ का दबाव बनाता रहा। उधर यूरोप ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, जिसे लेकर खुद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी की झुंझलाहट भरी टिप्पणी सामने आई। ये डील ऐसे समय पर आई है जब ट्रंप जिन दर्जनों समझौतों का दावा कर रहे थे वे या तो अटके हुए हैं या बिखर रहे हैं। चाहे US EU ट्रेड डील हो, US UK समझौता या फिर साउथ कोरिया के साथ ऑटो और फार्मा पर तकरार। यूरोप के लिए भारत के साथ ये समझौता अमेरिका पर निर्भरता कम करने का तरीका है, तो भारत के लिए ये दुनिया की सबसे अमीर कंज्यूमर मार्केट में पक्की एंट्री का टिकट। यही वजह है कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। स्केल भी बड़ा है, टाइमिंग भी सटीक है और सिग्नल भी साफ। इस बीच खास बात जो गौर करने वाली है वो ये कि ये डील भारत की बड़ी ट्रेड स्ट्रेटजी का सिर्फ एक हिस्सा है। पिछले 1 साल में भारत UK, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ समझौते कर चुका है और अब नजर कनाडा पर है, जहां नई सरकार के साथ रिश्ते रीसेट होते दिख रहे हैं और ऊर्जा, यूरेनियम, AI और क्रिटिकल मिनरल जैसे सेक्टर्स में बड़े करार की जमीन तैयार हो रही है। साफ है कि जब अमेरिका टैरिफ की दीवारें खड़ी कर रहा था, भारत पुल बना रहा था और आज उसी पुल पर चलकर यूरोप, कनाडा और दूसरे बड़े खिलाड़ी नई मंजिल तलाश रहे हैं। इंडिया EU डील इसी बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर है, जहां ट्रंप की अनिश्चितता के बीच भारत स्थिरता, भरोसे और डील मेकिंग का नया चेहरा बनकर उभरा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय दुआ सर, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी और आर्थिक मामलों के जाने माने टिप्पणीकार और जानकार भी। बहुत बहुत स्वागत है अजय दुआ सर आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर जोशी सर आपका हमारे शो पे, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं आर.के. विज सर, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के। विज सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। अजय दुआ सर, आपसे चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे और दर्शकों को इस बात की जानकारी भी देते हुए कि पिछली मर्तबा जब हम सर से बातचीत कर रहे थे तो हमें पता चला था कि ये इंडिया EU जब ट्रेड डील की शुरुआत हुई थी 2006, 7, 8 के दौरान, उस वक्त सर के कार्यकाल में ही इसकी शुरुआत हुई थी और एक बड़े इम्पॉर्टेंट वर्टिकल्स को सर ने हेड भी किया था। तो सर के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन भी है और उनके नज़रिए से इस डील को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। दुआ सर, हमें बताइए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेड एग्रीमेंट, दिस इज़ अ न्यू ब्लूप्रिंट फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ये प्रॉस्पेरिटी जो है वो शेयर्ड होने वाली है सर, किस तरह से, ज़रा हमें बताइए। धन्यवाद जी, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन किया। मैं सचिव कॉमर्स और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का था, ये दोनों इंडस्ट्रीज के साथ कहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा शुरुआत में ही 18-19 साल बाद ये सब श्रम का आज क्रिस्टलाइज हुआ है और उसके लिए हमें अगर किसी को धन्यवाद देना है कि ये हम इस परिस्थिति में पहुंचे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब, करेक्ट। उन्होंने दुनिया भर में जो छेड़ा हुआ है, जो कर रहे हैं, वो कैटलिस्ट बन रहे हैं देशों के जियोपॉलिटिकली, ट्रेड और दूसरे किसी भी का मिलिट्री अलायंसेस वगैरह के नए नए रूप आ रहे हैं, वो एक देश के कारण। और जब मैं अब देश को, अपने देशवासियों को बधाई दे रहा हूँ कि हमारी ये आज जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, ट्रीटी नहीं अभी, कारण अगर आपने आज शब्द सुने हो जो नेताओं ने कहे थे, प्रधानमंत्री जी ने भी कहे थे, वो है कि आज हमारी नेगोशिएशंस का कंक्लूजन हुआ है। एग्रीमेंट अभी डिटेल में बनेगी, जिसे कहते हैं लीगली स्क्रब करना एग्रीमेंट को, वो किया जाएगा। उसके बाद रेटिफिकेशन के लिए 27 के 27 देश इसका रेटिफिकेशन करेंगे अपनी पार्लियामेंट्स के थ्रू, या जो भी उनकी लोकल व्यवस्था हो कि कहीं अधिकार गवर्नमेंट को भी हो, और फिर EU कमीशन वाले ये एक बारी फाइनली अपने EU कमीशन में पास करके भारत ने, और तब तक भारत ने भी अपनी सारी सहमति दे दी होगी, उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन होगा। उस साइनिंग को शायद साल सवा साल लग सकता है, पर जल्दी से जल्दी भी किया, क्योंकि इतने अभी कुछ हमने आज फाइनल क्या किया है जी, जो कंक्लूजन का कहा जा रहा है, तो उसके साथ गवर्नमेंट ने रिलीज किया है समरी ऑफ द चैप्टर्स, जिसके ऊपर हम इतने वर्षों से 16 समिट्स कर चुके और हमारे अधिकारियों ने, मंत्रियों ने और कई बारी, बहुत बारी बीच में मीटिंग्स की हैं। तो उस समरी के अनुसार कहाँ कहाँ एग्रीमेंट होने वाला है वो ब्रॉडली इंडिकेटेड है, गुड्स में, सर्विसेज में, IPR में। तो ऐसे चैप्टर्स के, IPR मतलब अपने पेटेंट्स का, प्रॉपर्टी राइट्स के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से कहते हैं, वैसे चैप्टर्स के शीर्षक दिए हुए हैं, समरी दी गई है, और इसका जो फेज करना है, जो जितने कंसेशंस की बात की जा रही है, जिसका आपने जिक्र भी किया, हर एक आइटम पे या ग्रुप ऑफ आइटम्स पे एग्री किया गया है कितने साल में ये किया जाएगा। कहीं इमीडिएट है, जैसे ही एप्लीकेशन हो जाएगा कानून का और एग्रीमेंट का, वो फोर्स में आ जाएगी, वो लिखा है। कहाँ 5 साल में किया जाएगा, कहाँ 7 साल में, कहाँ 10 साल में, वो सब चीजें लिखी गई हैं। ये कहने का मैं थोड़ा सा ढांचा देना चाह रहा था कि क्या एग्री हुआ है आज। और इसके साथ वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अनाउंस हुई है,
वो है डिफेंस और सिक्योरिटी में, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। अगर डिफेंस और सिक्योरिटी की भी एग्रीमेंट हो जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम टेररिज्म चेक कर रहे हैं एक जी। आपस में मिलके, मेरीन मेरीन पेट्रोलिंग, मेरीन राइट्स कर रहे हैं, तो उसको उस पूरे ढांचे में ट्रेड एग्रीमेंट पे भी कार्यान्वित करना, उसको एक्ट होना आसान रहता है। नहीं तो जियोपॉलिटिक्स अलग हो जाती है, ट्रेड अलग हो जाता है, फिर कुछ बहाने ढूंढे जाते हैं ट्रेड को कैसे स्लो किया जाए इत्यादि। ये बहुत कहने इंपॉर्टेंट आपने इसे वो बता दिया, इसका बैकग्राउंड भी, और वस्तु स्थिति दरअसल क्या है वो भी सर ने बताई। बहुत सारे लोगों को अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ये दरअसल अग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है, जो घोषणा हुई है वो कंप्लीशन ऑफ नेगोशिएशंस की हुई है, यानी कि जितने हमारे नेगोशिएशन 2007 से चल रहे थे 18 से, उनका हमने कंप्लीशन कर दिया है, और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन का जो पाथ है वो अब शुरू होगा। और जैसा सर ने बताया कि 1 से सवा साल अभी इस पे लग जाएगा। यूरोपियन यूनियन के तमाम देश जो भी उनकी प्रक्रियाएं हैं उनको एक एक करके अप्रूवल्स देंगे, सिमिलरली भारत की तरफ से, और ये पूरी प्रक्रिया फिर अगले साल या 1 सवा साल के बाद फिर इसका एक फाइनल अग्रीमेंट होगा जो फिर इम्प्लीमेंटेड माना जाएगा। तो ये अभी प्रक्रिया है, बट एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए भी है प्रोफेसर जोशी कि इंडिया द्वारा किसी भी ट्रेड पार्टनर को दिया गया ये बिगेस्ट ट्रेड ओपनिंग है सर। इस पे सर अब हमारे लिए क्या है, इसमें क्या सब कुछ ईयू के लिए है या बराबर है ईयू के लिए और भारत के लिए, या ईयू के पक्ष में ज्यादा झुका है या भारत के पक्ष में ज्यादा झुका है? थोड़ा इसका विश्लेषण दीजिए सर। आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। ये बड़ा बैलेंस ट्रेड एग्रीमेंट है, एंड जैसा कि दुआ साहब ने बताया, बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द बिगिनिंग, कि आप देखिए कि पिछले 18 साल से चला आ रहा है। तो एक ये भारत की कंटिन्यूटी बताता है, भारत का कमिटमेंट बताता है, हमारा मेटिकुलस वर्क बताता है। उस दौरान में बहुत सारे अधिकारी बदले, बहुत सारे मंत्री बदले, और बहुत सारी स्ट्रेटेजी, जियोपॉलिटिकल ढांचा बदला पूरी दुनिया का, बट भारत उसमें कंसिस्टेंट रहा। और 27 कंट्री से एग्रीमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 27 देशों के बीच में यूरोपियन यूनियन देखने में एक लगता है, बट 27 देशों के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, 27 कंट्रीज के अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, और सबको एक बार साथ रख के और हम जिस मुकाम पर आज पहुंचे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आप देखिए कि इट ओपन्स अप मतलब अनपैरेलल अपॉर्चुनिटीज जो है 2 बिलियन लोग इंडिया और यू के बीच में इसने खोला है। और दूसरा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको, भारत को, ये 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट पे अनप्रेसिडेंटेड मार्केट एक्सेस देता है, और ये एक यूरोपियन यूनियन को और इंडिया को एक स्टेबल और प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर हम लोग देश ट्रेड कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि उसके साथ में आप देखिए कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का एक नया ब्लूप्रिंट है। आप देखिए कि हमारी यूनियन की इकोनॉमी, वो 2 बिलियन लोग प्लस 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एक बड़ी इकोनॉमी में मार्केट एक्सेस देता है। हमारी कॉम्प्लीमेंट्रिटीज हैं भारत के अंदर, बहुत सारी चीजें लेबर इंटेंसिव, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सर्विसेज सेक्टर है, और सर्विसेज जो इंडिया क्वालिटी सर्विसेज सप्लाई करता है विश्व भर को, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड यूरोप, उसका इसमें ध्यान रखा गया है। और अगर आप देखेंगे कि भारतीय IT, the IT professionals, accounting professionals, education professionals would have फैसिलिटेट उनका वहां पे ट्रेवल करने में यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है। तो ये हमारे सर्विसेज सेक्टर को भी बढ़ावा देगा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर इमीडिएट टैरिफ रिडक्शन है, कुछ में थोड़ा बाद में है, तो वो पूरा का पूरा ढांचा इसमें तैयार किया गया है। Right. और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चाहे 1 सवा साल में रेटिफाई हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि सारे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर और वैसे इन्वेस्टर
इंडिया से ईयू में और ईयू से यहाँ पे उनका एक मेंटल फ्रेम बनेगा, क्योंकि इस पूरे में स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे एग्रीमेंट साइन होगा उसी के अंदर हमको एक मौका भी मिला है, जब हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सके, जब अपनी प्रमोशनल एंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी बना, बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकें और वैसे ही वो भी कर सकें और इसका पूरी तरह से जो दोनों देश जो है भरपूर फायदा उठा सकें, क्योंकि मेरे हिसाब से विन विन एग्रीमेंट एंड ए वेरी बैलेंस्ड वन। ऑल राइट सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि जब तक ड्राफ्ट टेक्स्ट पब्लिश होंगे, लीगल रिवीजन, ट्रांसलेशन आएगा, काउंसिल अप्रूवल आएगा, वहाँ से यूरोपियन पार्लियामेंट के अप्रूवल आएंगे, फिर साइनिंग होगी, जैसा दुआ सर ने बड़ा अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से बताया, तब तक हम अपनी प्रमोशनल और लॉजिस्टिक जितने बॉटलनेक्स हैं या स्ट्रेटेजी को हम रीसेट कर सकते हैं। और इसके लिए आर के विद सर, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर बताया जा रहा है, टेक्सटाइल एंड अपैरल, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है इस पूरी डील का, तो आप लोग कितने आश्वस्त हैं इससे सर? और आर के विद सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू। विद सर सुन रहे हैं आप मुझे? की तरफ से एक्चुअली आज सबसे बड़ा हमारा गोल्डन डे है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, अपने पीयूष गोयल जी को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि टेक्सटाइल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि एक ईयू से एग्रीमेंट होना टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज टोटल जो ट्रेड इसमें होता है, ईयू का ट्रेड है, वो $380 बिलियन का उनका टेक्सटाइल का ट्रेड है, और जिसमें वो अगर सारे कंट्री मिलाएं अराउंड $288 बिलियन का वो इंपोर्ट करते हैं, जिसमें फाइबर है, यार्न है, फैब्रिक है, ये सब इंपोर्ट करते हैं, गारमेंट करते हैं। और ईयू जैसे जोशी साहब ने भी बोला 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को करता है, 1/3 वो ग्लोबल ट्रेड को करता है। तो ये टेक्सटाइल में है। प्रेजेंट जो वो इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से करते हैं, चाइना से 30% करते हैं, बांग्लादेश से 20% करते हैं, 5% वियतनाम से करते हैं, 5% इंडिया से करते हैं, बाकी कंट्रियों से 12-13% करते हैं, और अदर कंट्री से 28% करते हैं। तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए मार्केट खुली है, ये जो डाटा बताता है। अब मैं, जैसे आपने पूछा कि इसमें एडवांटेज ईयू को क्या है और हमें क्या एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज एज ए टेक्सटाइल मैं बताता हूं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट खुल गई है। और सेकंड थिंग, लॉजिस्टिक और सर्विस के लिए हमें एज कंपेयर टू यूएसए ईयू विल बी बेटर, बिकॉज इट इज ओनली 8 आवर जर्नी फ्रॉम इंडिया। सो हम उनको अच्छी सर्विस दे सकते हैं, हमारा माल जल्दी पहुंच जाएगा। और हम अपने जो इतने सालों से ट्रेडिशन में घुसे हुए थे टेक्सटाइल में, यूएसए को करते थे, वो हमारा अब हम एक नए उसमें दौर में आएंगे। और एक सबसे बड़ा फायदा यूयू से क्या है कि एज कंपेयर टू यूएसए ये क्वालिटी और क्वांटिटी इनकी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, अलग अलग डिजाइन के छोटे छोटे देते हैं। ये नहीं है कि 10 लाख पीस मांगते हैं। तो उसके लिए हमारी इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सूट करती है कि हम इनको क्वालिटी फैब्रिक और छोटे छोटे उसमें देंगे। सेकंड थिंग, जब इनका ट्रेड होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो ये लोग हमारे इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ की इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। सेकंड थिंग, हमारे क्या है, जो जैसे ट्रेड शुरू होता है तो दुनिया आना जाना शुरू कर देती है, तो हमारे बिजनेसमैन वहां जाएंगे, वहां भी फैक्ट्रियां चलेंगी, वहां हमारे आदमियों को जॉब मिलेगी। और जब हमारा एक्सपोर्ट जो अभी $38 बिलियन है और जो हमने 2030-31 में $100 बिलियन ले जाना है, ये अब हमें लगता है कि हम इसको $100 बिलियन 2028-29 में ही लेके चले जाएंगे। तो जब हमारी यहाँ की फैक्ट्री ग्रो करेंगी तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। अब आप ये देखें कि हमारा क्या है कि इससे जॉब भी मिलेगी, फैक्ट्री भी मिलेगी, हमारी डोमेस्टिक भी ग्रो करेगी। अब आ जाए ईयू को क्या फायदा है। हाँ। ईयू के पास, ईयू की टोटल आबादी जो 45 करोड़ है और हमारी 140 करोड़ है, ईयू को हमारे 140 करोड़ को ओपनिंग मिलेगी और हमें नई 45 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी।
और सेकंड थिंग क्या है कि ईयू को इंडिया की भी बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। नहीं, एब्सोल्युटली सर, ये तो कहा ही जा रहा है उनके लिए तो सर सब जगह कहा ही जा रहा है कि उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खुल गई है। बट भारत के नज़रिए से भी सेम क्वेश्चन टू यू ऑल्सो दुआ सर, कि आप ये डील जो है थोड़ा सा भारत के नज़रिए से, क्योंकि भारत के नज़रिए से हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी ने भी अपना जो एक एडिटर स्टेक दिया था, उसमें उनका एक नज़रिया ये भी था कि एक चिंता जो है वो है कि भारत यूरोप में कंजम्पशन थोड़ा ढीला है और इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मजबूत है नहीं, तो उल्टा यूरोप को भारत की जो दमदार इकोनॉमी है उससे बड़ा फायदा हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ईयू जो है वो स्मार्ट विनर है, मतलब एक स्पष्ट विनर तो नहीं लेकिन स्मार्ट विनर ईयू प्रतीत हो रहा है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं सर? बहुत महत्व का प्रश्न आपने पूछा है जी। मैं थोड़ा सा इसको फिर एग्रीगेटिव फॉर्म में बताना चाहूंगा जी कि आज तक एवरेज वेटेड टैरिफ एवरेज जिसे कहते हैं कि औसत क्या है, आज हमारे प्रोडक्ट्स जो जाते हैं यूरोप में उसके ऊपर ईयू का एवरेज टैरिफ हमारे ऊपर 3.6% था। हम वहां से जो आइटम्स आते हैं इंडिया में उसके ऊपर हमारा टैरिफ 9.4%, तो मतलब ऑलमोस्ट 275% ज्यादा हमारा टैरिफ था। इसलिए लगता होगा कि अगर हमने 91% गुड्स पे माना, उन्होंने 96% पे माना, चाहे अवधियां अलग अलग हैं, हमें थोड़ा ज्यादा नीचे आना पड़ेगा और कहीं एवरेज जो हो जाएगा वो 0 या 1% के करीब, जो कुछ आइटम्स में ना लगे तो टोटल वेटेड करेंगे तो 1% पे आने के लिए हमें 8-8.25% नीचे आना पड़ेगा, उनको 2% नीचे आना पड़ेगा। तो वो लगता जरूर है कि हमें ज्यादा नीचे आना पड़ रहा है उनकी तुलना में, वो एक चीज हो गई। पर मार्केट का जो हम बात कर रहे हैं, हमारा मार्केट जरूर 7% भी बढ़े, 7.5% हमारा जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम हमारा 5% भी बढ़े, हम अभी अफोर्डेबिलिटी में जो अमेरिका का जो गुड्स खरीदेंगे ईयू से आते हैं या डेवलप्ड रीजन से आते हैं, हमारे यहाँ मिला जुला के 1/3 पॉपुलेशन ही हमारी वो चीजों को अफोर्ड कर सकती है या खरीदेगी, और वो 1/3 हमारा 140 करोड़ से वो 45 करोड़ ही रह जाता है। जो अभी बताया गया वित्त साहब ने कि उनकी लोक संख्या 45 करोड़ है, 50 करोड़ है, जो भी हो अंदाजन लेवल ही है। वहां का पर कैपिटा इनकम एवरेज हमसे काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैं वहां के सारी लोक संख्या के ले रहा हूं और हमारे यहाँ की 1/3 को वो कोई इतना बड़ा मार्केट का फर्क नहीं है कि एक्सेस को जब देखते हैं वो अफोर्डेबिलिटी भी देखते हैं, परचेजिंग पावर देखते हैं, वो अंदाजन बराबर ही रहेगी। जरूर आगे भविष्य में हम 7-8% ग्रो करें, वो 4% ग्रो करें या 3% करें, तो हम थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे उनके। और उसके साथ ये कहना कि हमें ये सारे ढांचे में जो समरी चैप्टर वगैरह की है मैंने थोड़ी सी देखी है कि हमें ज्यादा अवधि दी जा रही है, कुछ आइटम्स में 5 साल 7 साल, कहीं पर 10 साल भी, कि हमें उनके टैरिफ्स के बराबर आना है। उनको जो है वो जल्दी 5 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा आइटम्स, और 2-4 है क्वचित जो इनको 7 साल में आने हैं। तो हमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, समय ज्यादा है, उनको थोड़ा कम डिस्टेंस है, उनके लिए समय कम है। पर मैं ये कहना चाहूंगा ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, जिसे कहते हैं कि हमारा बहुत चीजों में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, एक दूसरे से फिट हो रहे हैं, और 27 नेशंस को, जैसे विद साहब ने कहा, जो क्वांटिटीज लगेंगी वो हम मास स्केल वाले प्रोड्यूसर किसी भी चीज के नहीं है, जैसे चीन है। हम मीडियम स्केल प्रोडक्शन प्रोड्यूसर हैं, बहुत चीजें प्रोड्यूस करते हैं,
वह यूरोप के 27 देशों को Yes, sir. हर एक को क्वांटिटी अलग होगी, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होगी, उसके लिए हम वेरी वेल प्लेस्ड है। एब्सोल्युटली, और ये इस मामले में यूनिक बनाता है भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज को। अब आते हैं आगे की रणनीति पर। ईयू के साथ हो गया एक तो प्रोफेसर जोशी सर, ये बताइए कि ये डील ट्रंप एरा यूएस रिलेशंस और ट्रंप टैरिफ की वजह से जो प्रेशर आया है, क्या ये उसका बाय प्रोडक्ट है? जैसा कि सर ने शुरुआत में ही थैंक्स कहा था ट्रंप साहब को कि भैया 18 साल से लंबे चीज़ इतनी जल्दी एक कंप्लीशन ऑफ नेगोशिएशंस तक आ गई। एक तो ये नंबर 1। अब हम जब कह रहे हैं कि साहब अगला लक्ष्य है हमारा कनाडा, अगले लक्ष्य है हमारे ब्राज़ील से भी लूला साहब भी आ रहे हैं, इस तरह के देश हैं, तो क्या ये कंटिन्यूटी रहेगी सर वहाँ पे? यूरोप आ गया तो कनाडा को आने में कोई दिक्कत? अब नहीं, देखिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि भारत इस समय, भारत के ऊपर अमेरिका के टैरिफ दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। 50% टैरिफ उन्होंने लगा दी, 25% एक, 50 एक। तो निश्चित रूप से एक अनसर्टेनिटी का माहौल भारत में नहीं विश्व भर में आया है। और सारे दूसरे देशों पे जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया, आपने इंडोनेशिया से किया, इवन पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है, हमारे ऊपर जो 50% टैरिफ है। इसलिए हमारे प्रोडक्ट अमेरिकन बाजार के अंदर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है एंड आवर कॉम्पिटिटिवनेस इज बीइंग चैलेंजेस गेटिंग इरोडेड वेरी फास्ट। ऐसी सिचुएशन के अंदर, और उसके अलावा भी अभी आप देखिए पिछले हफ्ते ईरान को लेके हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को थ्रेट किया गया। तो और दूसरा हमारे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर हमारे ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ा। यूएस ने तो जीएसपी, वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस पे जो ड्यूटी फ्री एक्सेस था, वो कुछ साल पहले ही हमसे विड्रॉ कर लिया, और 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन ने भी विड्रॉ कर लिया। तो उसमें दो चीजें, तो उसको विड्रॉ करने से हमारे प्रोडक्ट उस बाजार में इनकॉम्पिटिटिव हो गए, अनकॉम्पिटिटिव हो गए कंपेयर टू बांग्लादेश एंड द कंट्रीज जिनके साथ जीएसपी था। तो वो एक थी प्रॉब्लम। और उसके अलावा इसमें कोई मतलब मेरे ख्याल से दुआ साहब वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि इमीडिएट डील होने के अंदर ट्रंप साहब की बहुत भूमिका है, और उन्होंने उनको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ट्रंप साहब तो बहुत चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं बाकी लोग भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर दें, यू नो व्हाट एवर गुड इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके अलावा इसी के प्रेशर में आके हमने वेरी रिसेंटली यूके से एफटीए किया, इसीलिए बिकॉज यू नो वी वांट टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव मार्केट, हमको अल्टरनेटिव बाजार चाहिए, और जहां पे हम अपना माल जो है वो कम ड्यूटी पे या ड्यूटी फ्री बेच सकें। हमने ओमान से समझौता किया पिछले मंथ, हमने न्यूजीलैंड से समझौता किया। तो ये फास्ट ट्रैक पे जो, और इसी के लिए भारत ही नहीं इवन यूरोपियन यूनियन पे भी प्रेशर है। अभी एक हफ्ते पहले यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 10% एडिशनल टैरिफ की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि सब मिला के कुछ ऐसा माहौल बन रहा है जहां की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इमीडिएटली हो रहे हैं। और ये एग्रीमेंट इसलिए भी बहुत टाइमली है क्योंकि 10% जीएसपी जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस का ड्यूटी फ्री कंसेशन यूरोपियन यूनियन ने पिछले ही हफ्ते हमसे, सॉरी जनवरी 2026 के अंदर विड्रॉ किया है। तो ये मेरे ख्याल से टाइमिंग के अंदर जरूर उनका हाथ हो सकता है, लेकिन एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्क गया है, बड़ी मेटिकुलस वर्क गया है। और वो 2007 से ही जो है हमारी नेगोशिएटिंग टीम भारत की और यूरोपियन यूनियन की दोनों इसके अंदर लगी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि टैरिफ हमारे यू नो ऑन एन एवरेज टैरिफ रेट हमारी ज्यादा है, उनकी कम है, मान लो 3.6 3.8, हमारी 9.2 या कुछ इस तरह से है। लेकिन क्या है कि वो नॉर्मली चलता है। यूरोप का बाजार एक हाई प्राइस बाजार है, हाई क्वालिटी बाजार है, उसमें हमारे निर्यातकों को मार्जिन ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा मार्जिन मिलने से प्रोडक्ट्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनपुट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है। इसमें टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे टाइम जाके इंडियन प्रोडक्ट्स विल आल्सो बिकम यू नो ग्लोबली। और उससे बड़ा आज जो मैसेज जा रहा है, जिसका हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया था, कि भारत दरअसल पूरा का पूरा गेम चेंज कर रहा है और पोस्ट यूएस ट्रेड एक बड़ा आर्किटेक्ट बनकर उभरा है, जो शायद दुनिया संभवतः कुछ संकेत हमसे लें और हमसे सीख लें। बट बहरहाल, जैसे हम कह रहे थे, अब आपको टू द पॉइंट विज साहब हमें ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि ये ट्रेड लिबरलाइजेशन तक सीमित नहीं है मामला, बल्कि वैश्विक स्तर पर हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है
और इमर्जिंग इंटरनेशनल ऑर्डर में हमारी जो पार्टिसिपेशन होना है उसको ये बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर रहा है। ऐसे में टेक्सटाइल के क्षेत्र में अगर भारत में हमारे युवा उद्यमी आना चाह रहे हैं, आगे एक्सपोर्टर्स बनना चाह रहे हैं अपैरल्स में, टेक्सटाइल में, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है सर? और आप क्या ये रिकमेंड करेंगे कि दिस इज द टाइम कि अगर किसी का टेक्सटाइल में, अपैरल्स में घुसने का मन है, खासतौर से एक्सपोर्टर बनने का उनका मन है, तो क्या ये टाइम है सर? क्योंकि एक सवा साल लगेगा, तब तक अपना सेटअप भी हो जाएगा। तो ऐसे नए लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखो, हमारे टेक्सटाइल में जब से ट्रंप साहब ने यूएसए का 50% टैरिफ लगाया, तब से हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम प्रिपेयर होना शुरू हो गई कि भाई अभी वो करें ना करें, हमने अपने डिजाइन, अपनी क्वालिटी, अपनी मशीनरी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ऑलरेडी हमने ईयू के हिसाब से डिजाइनिंग बनानी वगैरह शुरू कर दी है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, जो नई युवा पीढ़ी है, जो जिसके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अभी हमारे इंडिया में अभी गवर्नमेंट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने पीएलआई स्कीम निकाली है। ओनली 50 करोड़ में आप प्रोजेक्ट लगाइए और 100 करोड़ में प्रोजेक्ट लगाइए, उनको बेनिफिट मिलेगा और 5 साल के अंदर they will get, the center will give them 20, 25, 30%। तो अब क्या है, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे जो तिरपुर में है, पानीपत में है, लुधियाना में है, फरीदाबाद में है, सूरत में है, वो जो यंग हैं वो अपना, जैसे सपोज 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, उसमें से 10-15 करोड़ अपना लगाएंगे, बाकी बैंक लोन देंगे। तो उसमें यंग हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल में ग्रो करेगी, एक्सपोर्ट ग्रो करेगा। दिस इज द टाइम। एंड टेक्सटाइल ने ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, हमारे लिए बहुत अच्छा और इसके साथ साथ सर बजट भी आ रहा है। कुछ ऐसी बात जो बजट से आ जाए आप लोगों के लिए तो सोने पे सुहागा हो जाए। यस, बजट में हमने हमारे देखो, टेक्सटाइल में ऑलरेडी जीएसटी इन्होंने कम कर दिया है। ये है कि थोड़ा सा हमारे जो मैनमेड फाइबर पे रॉ मटेरियल है उस पे 18% जीएसटी है, आगे 5% है। थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। हम सोच रहे हैं कि वो भी एनॉर्मली खत्म हो जाए, परंतु जितनी जल्दी हो, ये यूके का जैसे ऑलरेडी 6 महीने हो गया है, वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ईयू का भी जल्दी से जल्दी हो जाए, थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। और वी आर एक्सपेक्टिंग इन द बजट एंड वी आर आल्सो थिंकिंग कि जिसमें इंपोर्ट जो हमारा फैब्रिक आता है, राइट सर, फिनिश गुड आता है चाइना से या और कंट्रियों से, वो कम हो जाए। उस पे थोड़ी सी फैब्रिक पे थोड़ी सी जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो कम लगी हुई है वो थोड़ी बढ़ जाए, तो हमारे इंडिया के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू सर आपके इनपुट्स के लिए। ये बहुत ज़रूरी था कि बजट से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है ये डील अपनी जगह है, लेकिन बजट तो हमारे सामने 1 तारीख को परसों आ रहा है, तो उसको भी जानना था। समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जाते जाते मैं दुआ सर से एक चीज़ पूछूंगा जिसका उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली जिक्र किया था, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए। जो आज ट्रेड पैक्ट के साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुए हैं सर, ये बताता है कि जो कोऑपरेशन है ये सिर्फ कॉमर्स तक नहीं है, और इसका जिक्र भी हम कर रहे थे। सर ये कितना सिग्निफिकेंट है, जरा संक्षेप में अगर आप बता दें साथ साथ। 3 चीजों पे, 3 विषयों पे सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट की बात की गई है। पहला साहब कि कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, ये बहुत महत्व का विषय है। कारण हम दुनिया भर से, विश्व भर से बरसों से कहते रहे हैं कि हमारे नेबरहुड में से ही ये ओरिजिन होता है, और भारत कम में उसका बहुत, अगर कोई विक्टिम है सबसे ज्यादा देखा जाए तो भारतवर्ष है। हमें उसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होती है चेक करने के लिए। हमें जरूरत होती है कि प्रेशराइजेशन जिस कंट्री से आ रहा हो, उनको प्रेशराइजेशन स्ट्रेटेजिकली उनको किया जा सकता है। फाइनेंशियल एड, जो हम बहुत बरसों से, हम एक बॉडी है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं सब साथ बात करते हैं, वहाँ पे इस हमारे पड़ोसी देश के ऊपर बहुत प्रेशर हम लगाने के बावजूद भी हम वो वहाँ पे यूरोप का नंबर ज़्यादा है उस संस्थाओं में, हम उनसे वो परमिशन नहीं ले पाते थे। ये एक चीज़ है जी। दूसरा है साइबर क्राइम।
साइबर क्राइम भी हम देख ही रहे हैं कि भारत के लोगों ने इतना हम इतने डिजिटली ट्रेंड आदमी विदेशों में भेजते हैं, बाकी जगह हाई वैल्यू, हाई टेक्नोलॉजी, पर तब भी हम अपने आप बहुत सफर कर रहे हैं साइबर क्राइम से। बड़े लोग हों, सीनियर लोग हों, हमारे बिजनेसमैन हों, तो साइबर क्राइम में टेक्नोलॉजी के लिए हमें बहुत मदद की आवश्यकता है। और वो जो यूरोप के 27 देश हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे से काफ़ी इफेक्टिव हेल्प मिल सकती है, राइट सर, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में और साथ साथ ट्रेसिंग में कि कहाँ से ये काम किया जा रहा है। यस सर। तीसरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्रों की। आप देखिए, यो मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया काफ़ी प्रगति कर चुका है। पिछले कई वर्षों में हमारे नेवल शिप्स इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक में इत्यादि लगे हुए हैं, पर इसके में भी अगर एक साथ किया जाए तो हमें जो दूसरे पड़ोसी हैं जो डोमिनेशन ऑफ सी रूट्स की कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की कर रहे हैं, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। हमें और ये ट्रेनिंग की हमें पूंजी चाहिए। जो सबसे बड़ी नेवी मुझे लगता है अगर आज गिनी जाए दुनिया भर में, चीन अमेरिका से आगे उसके अंदर निकल गया है। तो एब्सोल्युटली सर, तो बहुत सारे फ्रंट्स पे काम हुआ है। आई एम सो सॉरी सर, मेरे पास समय इतना था, लेकिन आपने बहुत सारगर्भित तरीके से बताया। तो कुल मिला के जैसा ये कहा जा रहा है कि ये भारत और ईयू के रिलेशंस में एक नया अध्याय लिखेगा ट्रेड, सिक्योरिटी और पीपल टू पीपल एंगेजमेंट के लिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको भारत के पक्ष में कैसे, अपनी समृद्धि के पक्ष में कैसे इसको भुना पाएँ, अब ये इम्प्लीमेंट होने के बाद, रेटिफाई होने के बाद ये बड़ा चैलेंज रहेगा हमारी तरफ से। फिलहाल आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आर.के. विज सर आपके समय के लिए। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, थैंक यू सो मच सर। अजय दुआ सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक। बजट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? जीडीपी। या जीडीपी का नंबर पूरे बजट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वित्त मंत्री जी बताती है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ की दर क्या रही है और ये बाजार को, इकोनॉमी को बड़ा प्रभावित करती है। अब पहले तो समझिए जीडीपी होती क्या है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो आमतौर पर देश भर में क्या क्या प्रोडक्शन हुआ, क्या क्या सर्विसेज ली या दी गई, या फिर क्या क्या कंजम्पशन हुआ, इन सब की जब टोटल मिलाकर देखते ना तो आपके लिए निकल कर आती है जीडीपी। अब जीडीपी में 3 सेक्टर्स का बड़ा योगदान है। एक एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विसेज। इन तीनों सेक्टर्स की जितनी कंट्रीब्यूशन होती है उसे जोड़कर जीडीपी ग्रोथ निकाली जाती है। और अब हिंदुस्तान तो वैसे भी पूरी दुनिया भर में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी में है। तो ऐसे में बजट के वक्त जब जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े वित्त मंत्री बताए और अगले साल के लिए उसका अनुमान बताया और वो मजबूत हो, तो आपको और बाजार को, दोनों को खुश होना चाहिए। Powered by Canara Bank. Together we can. Co-powered by Tata Capital. Count on us. SBI Life. अपने लिए, अपनों के लिए. Real Estate Partner. Signature Global. VUT. Reliability. Responsibility. Solar Energy Partner. Hit energy bills for a 6 with Fujiyama Solar. Associate Sponsor. सुजाता. इससे बेटर मिक्सर ग्राइंडर नहीं आता.